तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस उम्मीद की इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखने वाले हम लोग BSSC CGL 4 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा हमारा। और यह इरूटेरिया वॉल्यूम 2 का है और आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे याद करिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अगर हमारा 3 प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया, अगर उसको आप लोग नहीं देखें हमारा प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो यह चेदी वंश के थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 नंबर क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला कथन क्या है? इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बटा था, जो कि बिल्कुल सही है। 4 आश्रमों में बटा था। इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, जो कि बिल्कुल गलत है। चारों वर्णों में समानता नहीं था। इस काल में देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, जो कि बिल्कुल सही है। देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा है? असत्य पूछा है, तो सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या 3 क्या है? अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? इस तथ्य पर किसने विश्वास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमिला थापर ने विश्वास किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये कथन देखते हैं। उसने एकता को वंशागुणत बनाया था। उसने एकता को वंशागुणत बनाया था, जो कि बिल्कुल सही है। एकता को वंशागुणत बनाया था। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था। वंशानुगत सिद्धांत भी लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है, लागू किया था। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था। फिरोज शाह तुगलक सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देता था, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसमें पूछा क्या उपयुक्त कथनों में तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं? तो केवल 3 जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अलवार और नैनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कथन देखिए कथन क्या कहता है? कथन है अलवार विष्णु के भक्त थे जबकि नैनार शिव के भक्त थे, जो कि बिल्कुल सही है। अलवार जो थे विष्णु के भक्त थे और नैनार शिव के भक्त थे। अलवार तथा नैनार दोनों अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे, जो कि बिल्कुल सही, तमिल में भजन गाते थे। इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिलाओं भक्तों की उपस्थिति शामिल थी, जो कि बिल्कुल सही है। दोनों महिलाओं की उपस्थिति शामिल थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा तो राइट सही है। 1 2 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख लीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जो कि इनमें सभी सही है। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो जो है भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जहांगीर के समय थॉमस रो आया था भारत। आगे देखिए यह किसका कथन है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर विलियम फिंच का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी कोचिंग भी नहीं स्थापित किया, न सूरत में स्थापित किया गया था, न कोचिंग में, न पुलिकट में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो लिटन ने आईएससी की लिए अधिकतम आयु सीमा कम कर दिया था, जो कि बिल्कुल सही है। लिटन ने आईएएस की परीक्षा के लिए अधिकतम आयु को सीमा को कम कर दिया था। उन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जो कि बिल्कुल सही है। देश के भयंकर अकाल की चपेट में आ गया था, ये भी सही है। अंग्रेजों ने आईसीएस
आईसीएस की आयु सीमा कम करने के लिए इल्बर्ट विल पेश किया था, जो कि बिल्कुल सही है। आईसीएस परीक्षा की उम्र कम करने के लिए इल्बर्ट विल पेश किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्या है? 10 देखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था? तो किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर क्या है? बंगाल ब्रिटिश भारत साम्राज्य, ये भी सही है। और भूस्वामी समाज, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों होगा, ये भी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सन्याल, ये भी शामिल थे। नरेंद्र मोहन सेन, ये भी शामिल थे। प्रतुल गांगुली, ये भी शामिल थे, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के थी स्थापना करने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? जो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर 1931 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। आगे देखिए क्रांतिकारियों की गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं है? तो कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं है? क्रांतिकारियों की गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यंग इंडिया जो है वो क्रांतिकारियों की गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो कथन क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो 14 नंबर के देखिए कथन क्या है? कथन है पर्वतों के पाद और मलबे रहित अथवा मंद ढालों वाले चट्टानों की तल पेडिमेंट कहा जाता है, जो कि बिल्कुल कुछ है सही है, पेडिमेंट कहा जाता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तन मैदान को पेडिफिलेन या पदस्थली कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, पदस्थली बोलते हैं। पर्वतों के निक्षेपणात्मक कार्य से अपवाहन गर्त तथा गुहा का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल है, गुहा का निर्माण नहीं होता है, इसका गलत है। पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन उसे निर्मित स्थलों के रूप में संबंध सही नहीं स्थापित करता है? तो संबंध कौन सा सही स्थापित नहीं करता? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर, यानी केवल 3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए 14 के राइट आंसर है। आगे देखिए 15 की देखिए 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो ये 15 क्या कहता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वन उष्ण कटिबंध तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, उष्ण कटिबंध तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पर पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, जो कि बिल्कुल सही, पृथ्वी फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोड उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यहाँ के पेड़ की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह से पत्ते झड़ जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 4 सही नहीं है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित और गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है क्या? मणिपुर में मध्य घाटी में संकेंद्रित और गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मैतेई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है, कुछ की यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है, आल्पस का है, यूरोप जो है आल्पस पर्वत का एक श्रृंखला है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन 20 क्या है? 20 क्या कहता है? चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? तो आइए देखिए चलवासी पशुचारण जो है प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जो कि विश्व के केवल यूरोप तथा एशिया के टुंडा
प्रदेश में प्रचलित है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही है। गलत ही पूछा है तो गलत पहला ही ऑप्शन आ गया, तो गलत यही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखते हैं, कथन पढ़ते हैं। कथन ये क्या कहता है? इसमें कमजोर वर्ग के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। कमजोर वर्ग के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है। इसमें लोगों के बीच आर्थिक समानता एवं असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। इसमें राजनीति और गैर बराबरी के विचार को समाप्त नहीं किया गया है, राजनीतिक और गैर बराबरी के विचार को समाप्त नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन पत्ती के माध्यम से चुना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित पत्ती से होता है। प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र में सार्वभौमिक टास्क उत्तराधिकारी मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, भिन्न नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है, 1, 2 और 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ये देखना है। तो 23 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 के बी, अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, लेकिन भारतीयों को प्राप्त है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 24 क्या कहता है? 24 है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी तभी कानून बना सकती है जब क्या है? जब जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हैं, तो ये भी इस पर भी कानून बना सकती है। संबंधित राज्य की सहमति से बना सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में बना सकती है। यानी इनमें से इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी स्थिति में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है भारतीय संसद जो है से। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा मौलिक अधिकार भी है? तो यह सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार और शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पीडीएफ थोड़ा सा गलत सेट हो गया है, इसलिए देख लीजिए आप लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? यानी पीतल किससे किससे मिलकर बनता है? तो पीतल किससे किससे मिलकर बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता और तांबा से मिलकर बनता है पीतल। नीलम, नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 62 का Al2O3 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। 63 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 64 क्या कहता है? 64 है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 के राइट आंसर, 64 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन जो है किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में है, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या भी 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1.008 होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो 66 कौन सा मेल सही नहीं है? यानी बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ सही मेल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से
कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अस्कर्बी जो है, अस्कर्बी थायमिन का मिस होता है, नहीं टिटेनस बीसीजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देख लेते हैं, डी मलेरिया जो है यह सही सुमेलित है। मलेरिया जो है क्लोरोक्विन की अति से होता है। ट्यूबरकुलोसिस ये गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लवन मृदोभीत बोलते हैं, लवन मृदोभीत बोला जाता है। 69 का क्या है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर प्राध्वनित तरंगे का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, निमोनिया एक संक्रमण है, निमोनिया एक क्या है? संक्रमण है या फेफड़ों का संक्रमण है निमोनिया। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हड्डियों ऑस्टियोलॉजी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 72 क्या कहता है? 72 कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, कार्बनिक कृषि जो है एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों को पुनर्चक्रित गर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सी नंबर इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 73 क्या है? 73 इसरो निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसरो निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो 74 का राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा इसरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 73 के बी। इंडियन, सॉरी देख लीजिए थोड़ा सा, 73 क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा इसरो का फुल फॉर्म होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका युग्म सही सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका युग्म सही सुमेल नहीं होता है? इसमें किसका सही सुमेल नहीं है? तो इसका डी जो है, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी का सही। विटामिन बी संतरा में पाया जाता है, विटामिन बी1, विटामिन डी कॉड यकृत तेल में पाया जाता है, विटामिन ए गेहूं अंकुर या तेल में पाया जाता है। और ये जो विटामिन डी इसका राइट आंसर में कोई जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 75 क्या है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फागुनाडिन एवं क्लोरोफिनॉल होता है, फिनकॉल होता है, क्लोरोफिनकॉल का राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे देखिए